गाइस, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोज क्लासेस में। पिछले टॉपिक में हमने बात किया था थायराइड हार्मोन के बारे में। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। कैल्शियम सर्व स्ट्रक्चर फंक्शन इन बोन एंड टीथ। कैल्शियम जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन इन बोन और टीथ, मतलब बोन के फॉर्मेशन में। और भी कई सारे रोल हैं कैल्शियम के, पर यहाँ हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बोन के बारे में बात करें। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल 9 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल regulated by mainly 4 hormone that is called as primary regulator. First hormone is parathyroid hormone, second hormone is vitamin D, third is calcitonin, fourth is fibroblast growth factor 23। तो आगे हम बात करेंगे टेबल फॉर्म में कि विटामिन डी क्या करा, सीरम कैल्शियम पर क्या इफेक्ट होगा और सीरम फॉस्फेट पर। विटामिन डी क्या करेगा, सीरम कैल्शियम को बढ़ाएगा और सीरम फॉस्फेट को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, इंटेस्टाइन से क्या करेगा, कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन करेगा, और रीनल से कैल्शियम और फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को कम करेगा। और क्या करेगा, कैल्शियम का डिपोजिशन कहाँ पर करेगा, बोन में करेगा। तो इस तरह से कैल्शियम विटामिन डी क्या करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट करेगा। दूसरी बात करते हैं कैल्सीटोनिन की। कैल्सीटोनिन इसका जस्ट अपोजिट, सीरम से कैल्शियम को कम करेगा और सीरम से फॉस्फेट लेवल को भी कम करेगा। इसकी मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को और इनहिबिट करेगा पेरोक्सिसोमल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो यहाँ रीनल से कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसके अलावा क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करने का काम करता है। तो कैल्सीटोनिन का भी क्या कर सकते हैं, बोन फॉर्मेशन में हेल्प रहेगा। ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर रहा है, जिस वजह से इसका ये भी क्या करेगा, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा इनडायरेक्टली। तो अपना फर्स्ट हार्मोन विटामिन डी और दूसरा कैल्सीटोनिन, दोनों ऑस्टियोपोरोसिस से क्या करेंगे, ये दोनों प्रिवेंट करेंगे। क्योंकि ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम, मतलब सीरम में कैल्शियम बढ़ाया, रीनल से कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम किया, और इसके अलावा बोन में क्या कर रहा है, कैल्शियम का डिपोजिशन करेगा। बात करेंगे तीसरे हार्मोन की, पैराथायराइड हार्मोन की, पीटीएच की। ये क्या कर रहा है, सीरम में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा और फॉस्फेट में क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को कम करेगा। कैसे करेगा, इंक्रीज कैल्शियम +2 रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन। ये बोन से क्या करेगा, कैल्शियम को निकालेगा, और रीनल से तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, मतलब कैल्शियम की एक्सक्रीशन को रोक रहा है, लेकिन फॉस्फेट का रीनल से क्या कराएगा, एक्सक्रीशन करा देगा फॉस्फेट का। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि इसने क्या किया, बोन से क्या किया, कैल्शियम का री एब्जॉर्प्शन किया है। तो ये क्या करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस कराएगा पीटीएच। और इसके अलावा चौथे हार्मोन की बात करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 प्रोड्यूस बाय ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ये वहाँ से ऑस्टियोक्लास्ट और ब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। ये मेनली क्या करेगा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से क्या करेगा, कम करेगा, और फॉस्फेट एक्सक्रीशन कराएगा। तो पहली बात एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, इसके अलावा एक्सक्रीशन करा दे रहा फॉस्फेट का, जिसकी वजह से बोन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, फॉस्फेट का अगर लेवल कम रहता है। तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस कराएगा। और इसके अलावा इसका आगे हम पढ़ेंगे, ये विटामिन डी को इनहिबिट करता है, कैल्सिट्रॉल को इनहिबिट करता है, ब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23। तो ब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 जो सीरम कैल्शियम के लेवल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फॉस्फेट लेवल को कम कर रहा है। तो आगे बात करेंगे कि विटामिन डी और कैल्सीटोनिन ये ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट कर रहे हैं, और पीटीएच ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर रहा है। इसके अलावा पीटीएच इंक्रीज कैल्सीट्रॉल बाई 2 मैकेनिज्म, मतलब ये कैल्सीट्रॉल इंक्रीज करने का काम करता है पीटीएच। क्या करता है, एक स्टिमुलेट करता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इन किडनी,
विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, यहाँ पर नीचे हमने सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया है विटामिन डी की। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज किडनी में एक्टिवेट कर स्टिमुलेट कर रहा है, और इनडायरेक्टली क्या करता है, सीरम फास्फेट को कम करता है। सीरम फास्फेट को कम करने से क्या होगा, मिनरलाइजेशन क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। तो मेनली दो मैकेनिज्म थी, एक तो इसने यहाँ पर स्टिमुलेट किया था किडनी में, और दूसरा सीरम फास्फेट के लेवल को कम कर रहा है। बात करेंगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 की, तो ये भी क्या कर रहा है, कैल्सिट्रियोल को इनहिबिट कर रहा है, तो जिससे ये ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प कर रहा है। अब बात करेंगे सिंथेसिस की, विटामिन डी के सिंथेसिस की, तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्किन में। अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, ये कोले कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कोले कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होने के बाद लिवर माइक्रोसोम में 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से क्या करता है, ये कैल्सीफीडायोल मतलब डायोल में कन्वर्ट हो जाता है, 2OH इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद किडनी की माइट्रोकॉन्ड्रिया में अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, इसी एंजाइम को एक्टिवेट कौन कर रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये कैल्सिट्रियोल में एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसे विटामिन डी की सिंथेसिस हो रही है। अब बात हम कर रहे हैं आगे, सेकेंडरी रेगुलेटर क्या है कैल्शियम होमोस्टैसिस के, इंक्लूड कैल्सीटोनिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एस्ट्रोजन। ये भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसका भी ऑस्टियोपोरोसिस में रोल होता है। हम बात करेंगे फाइनली आगे ड्रग की बात करेंगे। ड्रग में फर्स्ट अपनी है विटामिन डी और कैल्शियम, जो प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हम यूज़ करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। दूसरी अपनी है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का कोई बेसिक वैसे यूज़ नहीं है, शॉर्ट टर्म में कैल्सीटोनिन का यूज़ है, शॉर्ट टर्म यूज़ है, नेजल रूट से देते हैं। मतलब अगर कहीं बोन फ्रैक्चर है, कोई वर्टिब्रल इंजरी है, वहाँ पर एनाल्जेसिक जैसा इफेक्ट होता है, पेन को रिमूव करने में यूज़ करते हैं कैल्सीटोनिन का। शॉर्ट टर्म यूज़ है, नेजल रूट से दिया जाता है, और कोई इंजरी हुई है, बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो वहाँ पर एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है वो कैल्सीटोनिन वो काम करता है। तीसरी ड्रग है अपनी थायजाइड, जो कैल्शियम को रिटेन करता है, अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो ये मतलब रीनल स्टोन भी कॉज करता है, इसका साइड इफ़ेक्ट है। अब मेन जो अपनी ड्रग है ऑस्टियोपोरोसिस में, उसकी बात करें, बिसफॉस्फोनेट्स। बिसफॉस्फोनेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका है, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट के प्रिकर्सर हैं, ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर कन्वर्ट इनटू मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट, इसको ये इसकी क्या करा देता है, एपोप्टोसिस करा देता है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या, बाइंड टू हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल इन बोन। इस क्रिस्टल के बाइंड होने से क्या है, ओस्टियोक्लास्टिक जो एक्टिविटी बोन रिजॉर्प्शन की होती है वो कम हो जाती है। तो बेसिक दो मैकेनिज्म है। पहली बात तो क्या है, ये ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट की क्या करा दे रहा है, एपोप्टोसिस करा दे रहा है। और दूसरा जो ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन की एक्टिविटी है, जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है बोन में, उसको क्या कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। तो इसमें बेसिक वैसे ड्रग्स जो होती हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन बिसफॉस्फोनेट्स की होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम ज़्यादा बात ड्रग्स की नहीं कर रहे हैं। इसमें दो ड्रग्स आगे की, वो सेकंड जनरेशन की, ये थर्ड जनरेशन की ड्रग्स अपनी। तो एलेंड्रोनेट फर्स्ट ड्रग इज नोन एज एलेंड्रोनेट, सेकंड इज राइजड्रोनेट एंड थर्ड इज जोलेंड्रोनेट। ड्रोनेट सब में है, बस केवल इतना है, राइज, एलेन और जोलेन, ये ड्रग्स हैं। इसमें ये ऊपर की दोनों ड्रग्स ओरल रूट से हम देते हैं, और नीचे की जो ड्रग्स है जोलेंड्रोनेट, इसको IV देते हैं। एक ही वंस ईयरली, मतलब साल भर में केवल एक डोज दिया जाता है, 1 इंजेक्शन। इसका यूज़ क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, पोस्ट मीनोपॉजल एंड स्टेरॉइड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। और इन फीमेल में आफ्टर मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और स्टेरॉइड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। दूसरी क्या ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है, इसके लिए
पेगेट्स डिजीज़ में ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, मतलब इसमें भी यूज़ करते हैं। तीसरा है हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, इसमें भी हम यूज़ करते हैं, इसमें मेनली जोलेंड्रोनेट का हम यूज़ करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इन ड्रग की क्या प्रॉब्लम्स क्या है। ये टॉक्सिक होते हैं ईसोफेगस के लिए। तो इस ईसोफेगस की जो इनकी मतलब टॉक्सिटी है, इससे इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ड्रग्स को कैसे एम्प्टी स्टमक यूज़ करते हैं। और फुल ग्लास ऑफ वाटर, मतलब जब ड्रग्स लेंगे तो फुल ग्लास, एक गिलास पूरा पानी एक ही साथ लेंगे। और तीसरी बात क्या होगी, पेशेंट क्या होगा, मतलब जो पेशेंट होगा वो लाई डाउन, मतलब 30 मिनट तक पेशेंट को लेटना नहीं है, मतलब खड़े रहना, या मतलब लेटना नहीं है, लाई डाउन नहीं करना है, जिससे ड्रग जो हमने लिया है वो कहीं मतलब ईसोफेगस में, मतलब लेटनेस में कहीं टच ना हो, या इधर की तरफ बैक रिफ्लेक्स ना हो। और फुल ग्लास ऑफ वाटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ड्रग जो है सीधे स्टमक में पहुंच जाए, कहीं बीच में रुके ना। अब बात करते हैं अदर साइड इफ़ेक्ट की। तो अदर साइड इफ़ेक्ट में फर्स्ट क्या, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, पर्टिकुलरली किसमें, जोलेंड्रोनेट में ऑस्टियोनेक्रोसिस कॉज करता है। बाकी एटिपिकल फ्रैक्चर ऑफ फीमर, ये सारी ड्रग्स करती हैं। इसमें स्टेरॉइड भी अगर रहता है तो वो भी और इसको इन्हांस करता है, चाक स्टिक लाइक होता है। तीसरा अपना साइड इफ़ेक्ट ईसोफेजियल कैंसर, लॉन्ग टर्म अगर यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया भी ये करा सकता है ये। अब ये हमने बात की थी यहाँ पर बिसफास्फोनेट्स की। हम बात करेंगे अदर, दूसरी हमारी ड्रग्स है ट्राईपैराटाइड। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट पीटीएच है। ट्राईपैराटाइड इज रिकॉम्बिनेंट पीटीएच, ये हमारी दूसरी मेन ड्रग है। मेन ड्रग में ये एक्चुअली पैराथायराइड अप्रॉक्सी 84, प्रॉब्ली शायद 84 अमाइनो एसिड की चैन होती है। ये जो है मोनोक्लोनल फॉर्म से बनाया गया, मतलब 1 to 34 अमाइनो एसिड इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। ये क्या कर रहा है, मेन मैकेनिज्म इसकी क्या है, ये ऑस्टियोब्लास्ट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसको अगर लो और पल्सेटाइल डोज में देते हैं तो ये बोन फॉर्मेशन कराता है, लेकिन अगर ज़्यादा एक्सेस दे देते हैं तो क्या करा देता है, बोन रिजॉर्प्शन करा देता है ये। पेशेंट आल्सो रिक्वायर विटामिन डी एंड कैल्शियम। इस अगर हम ये यूज़ करें तो इसमें हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि बोन अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो उसमें मेनली विटामिन डी और कैल्शियम का यूज़ करते हैं। फॉर हीलिंग ऑफ चॉक स्टिक फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद, जो भी हमने बिसफास्फोनेट थेरेपी ये पढ़ी थी, इसमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है टिपिकल फ्रैक्चर चाक स्टिक वाली, तो उसको दूर करने के लिए भी, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम किसका, ट्राईपैराटाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसमें यूज़फुल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि ये ड्रग कहाँ कहाँ हम अवॉइड करते हैं, तो ये पेजेट्स डीज ऑफ बोन में करते हैं, क्योंकि बिसफास्फोनेट का तो हम यूज़ करते थे, लेकिन इसमें हम अवॉइड करेंगे। पास्ट हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियो एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा की अगर हिस्ट्री है तो वहाँ भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम के लेवल को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। नॉट फ्रिक्वेंटली यूज इन पेशेंट इफ़ दे आल्सो टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड थायराइड डायरेटिक्स या ओरल कैल्शियम भी, तो उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाइपर कैल्सीमिया ये सब चीज़ें करा रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, मतलब क्योंकि अगर इसमें क्या अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो उसमें फिर ये बोन का डिमिनराइजेशन कॉज करा देता है। तो बेसिक यही है, ये ऑस्टियोब्लास्ट को मेन मैकेनिज्म इसकी ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट करता है। लो और पल्सेटाइल डोज में देंगे तो क्या होगा, बोन फॉर्मेशन कराएगा, और अगर एक्सेस में देंगे तो रिजॉर्प्शन कराएगा। और पेशेंट आल्सो रिक्वायर विटामिन डी एंड कैल्शियम फॉर रॉ मटेरियल, मतलब अगर बोन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए मैट्रिक्स फॉर्मेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की। पिछला टॉपिक पर हमने जो बात की थी, पिछली टॉपिक हमने बात की थी थायराइड हार्मोन की बात कर। आज हम ये तो इसकी हमारी जो मतलब डिस्क्रिप्शन में, मतलब पिछले भी टॉपिक का लिंक रहेगा, और बाकी हम इस मतलब डिस्क्रिप्शन में जो हम नोट्स भी ये सब ऐड कर देंगे, जो इस टॉपिक का नोट्स और पिछले टॉपिक के भी नोट्स इसमें ऐड रहेंगे। अब बात करते हैं अपनी मेन तीसरी ड्रग की, डेनुसुमैब। डेनुसुमैब का मेन मैकेनिज्म क्या है, इसमें इसकी मैकेनिज्म
मेन मैकेनिज्म ये है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है और ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट पर जो है रैंक लिगेंड अटैच्ड होता है और वो रैंक लिगेंड इज एक्टिवेटेड बाय न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा, और यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट के पास जो होता है ये रैंक लिगेंड होता है, ये रैंक लिगेंड का रिसेप्टर है और यहाँ पर रैंक लिगेंड है। तो ये जब आपस में आकर के बाइंड हो जाते हैं तो ये क्या करा देते हैं, बोन का रिजॉर्प्शन करा देते हैं, बोन का ब्रेकडाउन करा देते हैं। लेकिन डेनुसिमेब क्या करता है, ये जो रैंक लिगेंड है ऑस्टियोब्लास्ट के पास उसको क्या करता है, तोड़ देता है, उसको इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, ऑस्टियोप्रोसिस को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा मेन में फोर्थ ड्रग की अगर बात करें तो ये सोडियम रेनिलेट, इसका डुअल फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, ब्लास्ट को एक्टिवेट कर रहा है और क्लास 2 क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा तो ऑस्टियोप्रोसिस को बचाएगा और क्लास 2 को अगर इनहिबिट करे तो भी क्या करेगा, ऑस्टियोप्रोसिस से प्रिवेंट करेगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे, फिफ्थ नंबर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में मेनली हम एस्ट्रोजन की, अगर पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट है मतलब फीमेल है तो उसमें क्या होगी, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं अच्छा ठीक है एस्ट्रोजन से हम इसको कंपनसेट करें। तो एस्ट्रोजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो बोन तो फॉर्मेशन करा देता है, ब्लड की प्रोफाइल भी सही कर देता है, HDL को बढ़ाएगा और ये LDL, VLDL इन सबको क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ब्रेस्ट की बात करते हैं तो ब्रेस्ट में इसका साइड इफेक्ट ये कार्सिनोमा करा देता है, एंडोमेट्रियल में भी कार्सिनोमा कराता है, लिवर में क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ा देता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांस बढ़ जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हम इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर प्रोजेस्टेरॉन ऐड कर देते हैं तो अपनी ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा वाली जो प्रॉब्लम है वो भी कंपनसेट हो जाती है। तो ये हमारे लिए मतलब बेटर ऑप्शन नहीं कि हम एस्ट्रोजन का यूज़ करें, तो ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन नहीं। तो हमने क्या किया, आगे क्या किया है, हमने यूज़ किए सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर का यूज़ किया। नाउ वी आर यूज दैट SERM। तो SERM का क्या मेन रोल है कि ये कुछ जगह एगोनिस्ट होते हैं और कुछ रिसेप्टर पर क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। तो जैसे अगर हम इसके रेलॉक्सीफेन की बारे में, ये ड्रग नेम है रेलॉक्सीफेन, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में ये ड्रग है रेलॉक्सीफेन। तो ये क्या है, एगोनिस्ट कहाँ पर है, बोन पर है, ब्लड पे है और लिवर, ये मेन इन 3 जगह पर क्या है, एगोनिस्टिक एक्शन करती है। बोन में कर रही है तो हमारे लिए यूज़फुल है, ब्लड में कर रही है HDL बढ़ाएगी, यूज़फुल है, लेकिन लिवर में कर रही तो ये दिक्कत कर देगा, क्या कर देगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज कर देगा। तो यहाँ प्रॉब्लम है। एंटागोनिस्टिक कहाँ है, ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम, तो इसका जो कार्सिनोमा हो रहा है वो प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रिवेंट नहीं होगी, इसके लिए हम और दूसरी ड्रग्स का यूज़ करेंगे इसके साइड इफेक्ट को बचाने के लिए। तो रेलॉक्सीफेन के बारे में ये है। दूसरी अपनी ड्रग है, ये 3 ड्रग हैं, ये भी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ड्रग है, टैमॉक्सीफेन, डेलॉक्सीफेन और टॉर्मीफेन। ठीक है, नाम सब में ऑक्सीफिन करके ही है। ये क्या है, ये एगोनिस्टिक एक्शन कहाँ पर है, बोन पर है इनका, यूट्रस, लिवर, और एंटागोनिस्टिक क्या है, ब्रेस्ट और ब्लड पर, है ना। तो ये हमारे लिए इसमें उतना मतलब यूज़फुल नहीं, बोन में तो यूज़फुल हो गया, ब्रेस्ट कार्सिनोमा को मान लो प्रिवेंट किया, है ना। ब्लड के लिए कोई खास सीरियस इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, उसने वो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स कहाँ है, यूट्रस और लिवर। तो यूट्रस में कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा, तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट है। इस ड्रग का यूज जो हम करते हैं ऑस्टियोप्रोसिस में भी करते हैं, और इसके अलावा ब्रेस्ट कार्सिनोमा में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब उसमें ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो फाइनली ये हमने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कशन किया।